हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल विकी और तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको टाइटल तो पता ही है, इनकम टैक्स न्यूमेरिकल्स है यहाँ पे हमारा पार्ट 4। अब इससे पहले कि आपने 3 पार्ट अगर नहीं देखे थे तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उनके बेसिस पे ही यहाँ पे हमारे ये न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। जो इनकम और रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको पढ़ाया है उसको हम मिक्स करेंगे, उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, X, a German national, came to India for the first time on 1st July 2015. During the period from 1st July 2015 to 31st March 2022, he stayed in India as follows. यहाँ पे हमारे को कुछ कुछ दिया हुआ है। तो अगर हम देखें, पहली बार वो 2015 में आया है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे आप देखो, ये हम क्या देखते हैं, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हमें सबसे पहले देखना होता है। अगर मैं देखूं रेलिवेंट प्रीवियस ईयर जो है 2021 से 22, ठीक है ना। बाकी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली काम आती है, लेकिन जो सबसे पहला क्राइटेरिया आपको याद है ना, सबसे पहले वाला क्राइटेरिया क्या है, 182 डेज और मोर, ठीक है ना। तो उस क्राइटेरिया को सबसे पहले हम देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। उसके लिए हम सिर्फ 2021-22 से देखते हैं क्या क्या है। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2021 से 22 का। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अच्छा, तो इनकम है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे 2021 में ना ये आया कब था, 1 जुलाई 2020 को, और गया कब है, 31 अगस्त 2021 को, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल को ये इंडिया में ही था। हमें तो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स देखना है, हम उससे पहले का तो देखेंगे नहीं, ठीक है। 21-22 से आप क्या देखो, डेज काउंट करते हैं आप, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने दिन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 5 3 15 15 3 153, यानी 153 डेज। अब अगर मैं पहली वाली कंडीशन देखूं 182 डेज और मोर, तो वो तो भैया सेटिस्फाई हो नहीं पा रही है, सिर्फ 153 डेज ही रह जाते हैं इसके यहाँ पे, ठीक है। तो हम बाकी के ईयर्स देख लेंगे। पहले के कितने, 4। तो देखते हैं इन ईयर्स में इसका क्या स्टेटस रहा है। 2020 से 21 के लिए अगर मैं देखूं तो 1 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2021 है, उसी टेन्योर को हम देखेंगे। 1 जुलाई है ना, तो यहाँ पे देखो जुलाई के हो गए 31 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये इसके टोटल डेज रहेंगे, जो कि बन जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 27 27 1 2 3 4 5 6 6 में से 2 4, यानी 274 दिन, ठीक है, 274 दिन। और इससे पहले का क्या है, आखिरी इसकी विजिट थी 2017 की, यानी 17 to 18 वाला, ये वाला जो पीरियड है, इसमें इसकी विजिट है आखिरी वाली। इसमें क्या है, ओके, ये है 1 नवंबर से 31 दिसंबर, तो इसके दिन काउंट करो, बहुत ही छोटा विजिट है, 1 नवंबर से 31 दिसंबर है। दिस इज 61 डेज। अब देखो, अब बताओ, अब हमने क्या कहा था, तो ये अब क्योंकि ये तो हो नहीं पाया कंडीशन पहली वाली, दूसरी वाली कंडीशन के लिए क्या था, 365 दिन चाहिए 4 सालों के, क्या वो हो पा रहा है, 274 और 61 नहीं हो पा रहा, यहाँ पे रह गया, 365 दिन की कंडीशन पूरी नहीं हो पाई। तो ये जो है क्या बन गया, ये नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इससे पहले वाले भी अगर आप देखोगे ना, तो वो है सब, तो उनका तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये नॉन रेजिडेंट बन जाता है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, इसकी इनकम को देख लेते हैं। अब इनकम भी तो डिटरमाइन करनी है ना, नॉन रेजिडेंट है वो कितनी टैक्सेबल रहेगी उसकी इनकम, हम ये देखते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, इंडियन इनकम है तो डेफिनेटली है, और जो फॉरेन इनकम है वो नहीं होगी नॉन रेजिडेंट के लिए। अब क्या क्या इनकम है, सबसे पहले इनकम है बिजनेस इन इंडिया। अब जो बिजनेस इन इंडिया है वो क्या है, वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, जाहिर सी बात है इंडिया का बिजनेस है वो इंडियन इनकम है। कितनी हो गई, 40,000।
दूसरा देखो बी पार्ट कहता है इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, ये है 2000, क्या ये है? डेफिनेटली है, ये इंडियन इनकम है। तीसरा कहता है डिविडेंड्स फ्रॉम नॉन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी रेमिटेड टू इंडिया, ये बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि जर्मनी में रिसीव हुआ है, नॉन इंडियन कंपनी है, फॉरेन इनकम है, रेमिटेड से हमें कोई मतलब नहीं होता है। बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया 25,000, तो नहीं आएगा। जो कंट्रोल्ड इन इंडिया वाला पॉइंट अगर आप कहना चाहते हो कि आएगा, तो वो भैया एनओआर के लिए होता है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जो नॉन रेजिडेंट है उनके बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो फिफ्थ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन जर्मनी 8,000, वो भी नहीं आएगा, फॉरेन इनकम है वो, तो ये हो जाती है 42,000। अच्छा, आप ऐसे नहीं लिखोगे डायरेक्ट, यहाँ पे लिखोगे कि कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर एक्स मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 से 22 करके लिखोगे, और फिर इसकी हेडिंग लिखोगे ये क्या है, ये क्या है, फिर 42,000 जो आपका टोटल आएगा, दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है ना। तो ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज अ सिटीजन ऑफ बांग्लादेश, हिज ग्रैंडमदर वाज बोर्न इन अ विलेज नियर ढाका इन 1940। He came to India for the first time since 1981 on 2nd October 2021 for a visit of 190 days. Find out the residential status of X for the assessment year 2022 is on the assumption that wife of X is a resident but not ordinarily resident for the same year. सबसे पहले आप मेरे को ये बात बताओ कि जो यहाँ पे उसकी वाइफ का रेजिडेंशियल स्टेटस दिया, क्या ऐसे कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वाइफ को कुछ भी स्टेटस हो, अपने को इससे मतलब है। अभी यार यहाँ पे ना आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने कहा भैया वो इस डेट को आया था 2021 में, वो 190 डेज का स्टे के लिए आया था, हमारी कंडीशन होती है 182 डेज की, तो जाहिर सी बात है ये बन गया रेजिडेंट। अरे यार थोड़ा सा जो है ना आप यहाँ पे चुप जाते हो। क्यों चुप जाते हो? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो आया कब है, उसकी आने की डेट क्या है? 2 अक्टूबर 2021। सारा खेल इस डेट का ही है। अगर मैं इसका स्टे देखूं अपने रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो 2021 से 22 है, तो ये क्या आएगा स्टे? देखो 2 अक्टूबर को आया, 2 अक्टूबर को इंक्लूड करेंगे। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? ठीक है, अक्टूबर में होते हैं जनरली 31 दिन, नहीं जनरली क्या मतलब हर बार ठीक है ना, लेकिन 1 अक्टूबर लेंगे नहीं हम, तो ये हो गया 30 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कितने दिन हुए? 8, 9, 10, 11, 3, 6, 9, 12, 15, 17, 18 गए 181 डेज। एक दिन कम रह गया, इसका 182 डेज हो जाता। अगर ये 1 अक्टूबर को आया होता तो डेफिनेटली हम इसको रेजिडेंट बना देते, लेकिन ये आया 2 अक्टूबर को, इसके 181 डेज हुए, पहली बार जिंदगी में आया। पिछले 4 साल ले लो, 10 साल ले लो, कितने भी साल ले लो, इसका उसमें एक भी डे का स्टे नहीं है, तो इसलिए दोनों कंडीशंस इसके लिए खत्म हो जाती है, ये बन जाता है नॉन रेजिडेंट, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे क्या बात करी गई थी कि उसकी जो ग्रैंडमदर है वो वाज बोर्न इन अ विलेज नियर ढाका 1940, बोर्न अनडिवाइडेड इंडिया, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाता है, तो उसके लिए दूसरी कंडीशन तो वैसे भी इनवैलिड रहती है। तो पहली कंडीशन ही देखनी है, मैं तो कह रहा हूँ दूसरी ले भी लोगे तब भी वो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस वजह से सेकंड क्वेश्चन में इसका जो आंसर है वो है ही इज अ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें कहा गया ए लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, इट कैरीज ऑन बिजनेस इन न्यू दिल्ली एंड लंदन, द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ A Limited is situated outside India. 80% of total income of the company is from business in London. What is the residential status of A Limited? सोचो 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 सोचो, सोचना क्यों है? क्यों सोच रहे हो? क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? मतलब इतनी फालतू बातें दी हुई हैं इसमें, क्यों दी हुई है? बिल्कुल बेकार चीज है। मैंने आपको सिंपल सी सबसे पहली लाइन आप पढ़ो, क्या है कि A Limited इज एन इंडियन कंपनी, बात ही खत्म हो गई भाई। इंडियन कंपनी है, रेजिडेंट है, खत्म बात। मुझे आगे की जो है सारी बातें फालतू में आपको घुमाने के लिए दी हुई है। आपने पहली लाइन पढ़ी, इंडियन कंपनी है मतलब रेजिडेंट है, सीधी सीधी खत्म बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, और यही होता है उनके साथ कंफ्यूज होने के बाद, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन 7 में क्या है, हाँ क्वेश्चन 7 कहता है कि राजेश वगैरह की है, फाइनेंशियल ईयर ये है, हमें पता ही है फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2021 से 22 है, उसमें उसकी इनकम दी हुई है, और तीनों केस हैं रेजिडेंट,
एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तीनों के लिए आपको डिटरमाइन करनी है उनकी क्या इनकम रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आप इसको किस तरीके से करोगे, आप कॉलम बना लोगे, एक बना लोगे पर्टिकुलर्स का, ठीक है, और बाकी जो और 3 कॉलम आपके बन जाएंगे, वही है आपको पता ही है। एक बन जाएगा नॉन रेजिडेंट का, ठीक है, इस कॉलम में आप उसका अमाउंट लिखते जाओगे, ठीक है। एक बन जाएगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट का और एक बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहला इसमें दिया गया है प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन बॉम्बे मैनेज्ड फ्रॉम लंदन, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करना है, आपको पहला पॉइंट लिखोगे, ये सारी एक्सप्लेनेशन लिख दो। ये जो लाइन आपको दी हुई है क्वेश्चन में, यही आपको लिखनी है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बॉम्बे मैनेज फ्रॉम लंदन, ठीक है। मैं इतना नहीं लिख रहा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये आपको लिखना है, ठीक है। अब बताओ क्या है ये प्रॉफिट, क्या है, क्या ये इंडियन इनकम है या फिर ये फॉरेन इनकम है? भैया बॉम्बे में है बिजनेस, तो ये एक इंडियन इनकम हो जाती है। तो जब इंडियन इनकम है तो हर जगह या फिर ये टैक्सेबल होगी। तो 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर एवरीवन। ओके, सेकंड पॉइंट है पेंशन फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन बर्मा। भैया पेंशन कहाँ के लिए है? इंडियन इनकम के लिए। रिसीव कहीं भी हो हम उसे कह देंगे डीम्ड टू बी, यहीं पे सब कुछ यहीं पे तो है, ठीक है। तो ये इसे हम इंडियन इनकम ही मानेंगे। सेकंड पॉइंट पेंशन, और इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है? 15,000 रुपए। 15,000 आप तीनों में डाल दोगे, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है आपसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम यूके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हाफ ऑफ विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। ओके, इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो है, आधा उसमें से इंडिया में रिसीव हुआ है, 4,000 में से आधा कहां रिसीव हुआ है? इंडिया में। तो इसको अब आप क्या करोगे? देखो, जो आपका ये अक्रू का हुआ है, बाहरी हुआ है, लेकिन रिसीव का हुआ है आधा इंडिया में और आधा बाहर। हमने पढ़ा था कि या तो अक्रू बाहर होना इंडिया में होना चाहिए या फिर रिसीव इंडिया में होना चाहिए, तो हम उसको इंडियन इनकम मान लेंगे। जो पहला केस है बाहरी अक्रू है, बाहरी रिसीव हुआ है, वो तो हो गया कि फॉरेन इनकम, और जो इधर ही और जो बाहर अक्रू हुई है यूके में और रिसीव इधर हुई है इंडिया में, वो हो गई आपकी इंडियन इनकम, ठीक है ना। तो अब जो 3 है, अब इसको ऐसे करो यार, 3 और 4 इसको 2 बना दो, ठीक है। ब्ला 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 ब्ला, ये रिसीव्ड इन यूके है एंड ये रिसीव्ड इन इंडिया है। तो जो रिसीव्ड इन यूके है दिस विल बिकम योर फॉरेन इनकम, रिसीव्ड इन इंडिया विल बिकम योर इंडियन इनकम, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, जो रिसीव्ड इन यूके है, अब क्योंकि जो फॉरेन इनकम है इट इज टैक्सेबल फॉर, एक तो भैया देखो रेजिडेंट जो अपना है उसके तो है ही है, ये फॉरेन इनकम 2,000 रुपए उसके लिए टैक्सेबल हो जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे बात आती है बाकी दोनों की, तो उनके लिए ये टैक्सेबल नहीं हो पाएगा। इसको हम कर देंगे क्रॉस क्रॉस डैश डाल दो यहाँ पे, सीधी सी बात है। अब जो रिसीव्ड इन इंडिया है दैट इज इंडियन इनकम, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल, ठीक है। ये हो गया टैक्सेबल फॉर ऑल। ओके, अगला पॉइंट यहाँ पे कहता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर। भैया पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, फॉरेन इनकम हो गई, फॉरेन इनकम तो कितना है ये? 20,000 है। इंडिया में भैया आर वार के लिए तो होएगी ही होएगी, बाकी दोनों में डैश आ गई। ये दिख रहा है ना आपको नीचे पूरा, थोड़ा सा और दिखेगा भी, ठीक है। अगला वाला कर देते हैं, ठीक है, बस आराम से दिखेगा, ठीक है। ओके, ये हो गया 20,000 वाला। अब है पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पहली बात, ये पुरानी है, हमें वैसे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ आरपीवाई से रिलेटेड है। और ब्रॉट टू इंडिया, मिली कहाँ थी? नेपाल में, इंडिया में लिया है, उससे हमें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब देखो क्या है ये, अगर ये करंट ईयर की होती ना तो हम इसको कर देते आरओआर के लिए, मानते हो आप, लेकिन ये पास्ट ईयर की है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज डैश डैश एंड डैश, डैश फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल, ये क्या किया मैंने, अच्छा हाँ सॉरी, एफ वाला आपको बता दिया मैंने, डैश 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 है, अच्छा नहीं सही बताया है,
सही तो बताया, सही तो बताया। एक्सप्लेनेशन उसकी गलत देने लग गया था मैं। भैया भाई कि पहले की फॉरेन इनकम है जिसको इंडिया ले आए हो, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ एक मिनट, करेक्शन अगर मैं दूंगा एक बार थोड़ी सी, ये थी पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पुरानी बातें हैं भाई, हमें कोई लेना देना नहीं है करंट ईयर से, हमने सब में डैश डाल दिया है, ठीक है ना। ये बात मैं कहना चाह रहा था। दूसरे पॉइंट के साथ मिक्सअप कर दिया था, वो है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। भाई नेपाल की आपने इनकम कमाई है, फिर इंडिया भेज दी है, रेमिटेड है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि एक ये फॉरेन इनकम है, आप इसे यहाँ पे तो टैक्सेबल लगाओगे ही। दिस इज 30,000 which is taxable for resident and ordinary resident। यहाँ पे नहीं होगी, बस इन दोनों में नहीं होगी। लास्ट है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या which was set up in India received there। ठीक है, क्या है ये? अब प्रोफेशन आपने क्या केन्या में चल रहा है, सेटअप कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, और आपने रिसीव भी इनकम वहीं पे करी है। दिस इज प्रोफेशन फ्रॉम इनकम इन केन्या ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब क्या है यार, देखो ये मैंने आपको पॉइंट बताया था। पहली बात तो आप देखो, इनकम है ना, फॉरेन इनकम ही है या कुछ भी है, आपके लिए तो टैक्सेबल है ही है। आरओआर के लिए 12,000 इट इज टैक्सेबल, और इसके लिए नहीं होगी फॉरेन इनकम, इट इज नॉट टैक्सेबल। अब बचते हैं भैया ये एनओआर। इनके लिए मैंने आपको बताया था कि इनके लिए हम कौन सी इनकम टैक्सेबल करेंगे? द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन व्हिच हैज बीन सेट अप इन इंडिया। ठीक है, तो या फिर कंट्रोल्ड इन इंडिया। दिस इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, दैट इज व्हाई हम एनओआर के लिए इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे 12,000 रुपए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इन तीनों का टोटल कर देना। टोटल करना आपको आता ही है, मैं आपको एक बार आंसर बता दूं टोटल का। इसका रहेगा 2,41,000, दिस इज 1,89,000 एंड दिस इज 1,77,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ बस, फिर आपके सारी चीजें बेसिकली कवर हो जाएंगी, आप समझ जाओगे अच्छे से कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद सब कुछ आपका खत्म, मतलब कि सारी चीजें आपके जो डाउट वगैरह सारे निकल जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स कवर हो जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसमें भी वही है यार, ए एज द फॉलोइंग इनकम, तीन चीजें हैं, आरओआर एनओआर है ना, तीनों के हिसाब से निकालना है, तो ये निकाल लेते हैं। सबसे पहला क्या है आपका, ए पार्ट आपसे कह रहा है इंटरेस्ट पेड बाय इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी रेजिडेंट होती है, इंडियन कंपनी की जो इनकम है वो भी इंडियन इनकम होती है, तो ये हर एक में लागू हो जाएगी। तो सब में इसको हम टैक्सेबल बना देंगे, चाहे तुम हो आरओआर, चाहे तुम हो एनओआर, चाहे तुम हो एनआर। तुमने अगर इंडिया में पैसा कमाया, इंडियन इनकम है, तुम्हें टैक्स यहीं पे देना पड़ेगा। पेंशन फ्रॉम फॉरेनर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन यूएसए। ओके, अब जो एम्प्लॉयर जो कहाँ का है, इंडिया में ही है, लेकिन रिसीव यूएसए में ही है, यूएसए में रिसीव हुई है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इंडियन इनकम रहेगी ये। ठीक है, यहीं पे काम किया है, यहीं पे पैसा कमाया है, तो ये है आपके 8,000 रुपए इंडियन इनकम विच गोज फॉर ऑल। ठीक है, 8,000 तीनों में जाते। सी पार्ट ये जो है, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। ये कहता है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस व्हिच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। पेरिस में यहाँ पे कंपनी चलाई जा रही है जिसको आधा कंट्रोल किया है इंडिया में से, आधा कंट्रोल किया है पेरिस में से, और प्रॉफिट जो है, अच्छा विच इज ओके फ्रॉम बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, इंडिया में से ही कंट्रोल हो रहा है पूरा बिजनेस, और आधा प्रॉफिट इंडिया में रिसीव हुआ है, आधा पेरिस में रिसीव हुआ है। ठीक है ना। अभी इस केस में क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे आपको ये करना है कि इसको मैं दो हिस्सों में लिखूंगा, वही पूरा फलाना ढिमकाना जो है, बट पहला केस इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, दूसरा केस इट इज रिसीव्ड इन पेरिस। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि ये इंडिया में से कंट्रोल किया जा रहा है बिजनेस, और इंडिया में रिसीव किया जा रहा है, तो एक तो जो इंडिया में रिसीव किया गया है, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट बताया था इंडियन इनकम को हम क्या कहेंगे, इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया या फिर इफ इट इज अक्रूड इन इंडिया। अब रिसीव इंडिया में हो रही है तो ये बन गई आपकी इंडियन इनकम विच इज टैक्सेबल फॉर ऑल। यहाँ पे आपको अमाउंट बोला 40,000 रुपए, और क्योंकि आधा इंडिया में रिसीव हुआ है, आधा पेरिस में हुआ है, तो ये होगा 20,000 और ये भी हो गया 20,000। अब ये वाले तो इंडियन इनकम 20,000 जो है ये सबके लिए टैक्सेबल होगी, है ना, बिल्कुल होगी। और जो रिसीव्ड इन पेरिस है ये बन जाती है आपकी फॉरेन इनकम।
पेरिस में रिसीव हुई है ना, ठीक है, और वहीं पे काम हो रहा है तो सब कुछ वहीं पे है, तो ये फॉरेन इनकम है। अब फॉरेन इनकम आरओआर के लिए तो टैक्सेबल होती ही है, तो होगी 20,000 रुपए, और एनआर के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती। अब बसते हमारे एनओआर साहब, इनके लिए हमने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जो फॉरेन इनकम है इट विल बी टैक्सेबल ओनली इफ द बिजनेस और प्रोफेशन इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया, सेटअप इन इंडिया। तो इस केस के हिसाब से जो हमने बताया था, इट इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया, इसीलिए एनओआर के लिए ये 20,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। हो गया 20,000 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है 20,000 टैक्सेबल हो जाएंगे एनओआर के लिए। ठीक है, ये बात उम्मीद है यार आपको समझ आई होगी कि अब देखो रिसीव कहीं भी हुई हो, जो आरओआर है उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी रिसीव हुई है, इंडियन इनकम है ये, क्योंकि कंट्रोल अपना कोई भी इनकम है ये, चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, कोई भी इनकम है आरओआर के लिए टैक्सेबल है, तो हमने 20,000 डाल दिया है। ठीक है, आधा इंडिया में रिसीव हुआ है, आधा बाहर रिसीव हुआ है। जो बाहर रिसीव हुआ है वो आपकी फॉरेन इनकम है, जो इधर ही रिसीव हुआ है वो आपकी इंडियन इनकम है। इसीलिए जो नॉन रेजिडेंट है उसके फॉरेन इनकम को हमने डाल दिया, यहाँ की इनकम डाल दी। जो यहाँ की इनकम है वो तो हमने इसमें भी डाली है, और जो बाहर की इनकम है फॉरेन इनकम, क्योंकि बिजनेस यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है इसलिए वो हम एनओआर में भी डालेंगे। ठीक है ना, ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, जिसको समझ नहीं पाते। पिछले वाले में भी मैं आपको जैसे 2 पार्ट करके समझाए थे, इसमें भी आपको 2 पार्ट करके समझाया है, और इसी तरीके से आपको इसे करना है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। डी पार्ट में पढ़ते हैं, जो कहता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान रेमिटेड टू इंडिया। भूटान में आपने एग्रीकल्चर किया है, इनकम यहाँ की हो गई फॉरेन इनकम, लेकिन आपने इंडिया में रेमिट कर दिया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं पे भी भेजते रहो, कुछ भी करो, फॉरेन इनकम ये है आपकी, फॉरेन इनकम ही रहेगी। 10,000 है, फॉरेन इनकम विल बी टैक्सेबल फॉर आरओआर, फॉर बाकियों के लिए नहीं होगी। अब क्योंकि भाई एग्रीकल्चर इज नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया ना, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट पुट इट इन एनओआर, और एनओआर में तो वैसे भी नहीं आने वाला। पार्ट ई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव्ड देयर। प्रॉपर्टी इंग्लैंड में है, सब कुछ इंग्लैंड में, बेची भी इंग्लैंड में है, कुछ सब कुछ इंग्लैंड में किया है, फॉरेन इनकम है, 8,000 रुपए आपके आरओआर में आ जाएंगे, बाकी किसी को 8,000 नहीं देंगे। पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब क्योंकि पास्ट की आपकी फॉरेन की अनटैक्स्ड इनकम है, अब उसे आप इंडिया लेकर आते हो। पहली बात तो ये है कि ये पास्ट की इनकम है, हमें कोई लेना देना नहीं है पास्ट में क्या हुआ था, हमें रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से लेना देना होता है। दूसरी बात, वैसे भी ये रेमिटेड है तो हमें से वैसे ही फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इंडिया में कमाई होनी चाहिए, रेमिटेड से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज डैश डैश डैश। ठीक है, तो अब बस ये हो गया पूरा। आप इसे टोटल कर लोगे, इसका जब आप टोटल करोगे इट विल कम आउट टू बी 2,66,000, दिस विल बी 2,48,000 एंड दिस 2,28,000। ठीक है ना, तो ये आपका टोटल ऐसे हो जाएगा। बस ये जो टोटल आएगा, दिस इज योर टैक्सेबल इनकम। ठीक है, दिस इज योर टैक्सेबल इनकम। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यार और भी अगर मैं आप कहूँ कि यार ये तो सिर्फ 4 क्वेश्चन कराए, तो भाई देख रहे हो ना, वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है। बाकी अगर आप चाहते हो और क्वेश्चंस कराना, डेफिनेटली वीडियोस आएंगी, अभी नहीं बाद में आएंगी। लेकिन अगर आप अभी कुछ वीडियोस देखना चाहते हो और न्यूमेरिकल्स देखना चाहते हो, तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बता दो ना, ताकि मैं अभी बीच में और वीडियोस इसकी बना लूं न्यूमेरिकल्स की। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके बता देना, और सबके साथ शेयर कर दो, दोस्तों के साथ, क्योंकि फायदा सबको होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जैसी वीडियो आए आपको पता लग जाए। मैं तो अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।